हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंडेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भाई इंतजार कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि भाई जल्दी से मैम का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आ जाए। सो बेटा अब आ चुका है ये वीडियो, बिल्कुल एंड तक देखना है और इसे मैं दो पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगी क्योंकि वन पार्ट मुझे बहुत बड़ा आप सभी को नहीं देना था। हमने डिसाइड किया है कि हम उतनी ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं जिसे आप आसानी से पढ़ सको। सो इस एक वीडियो में हम अपना एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। सो हो जाइए तैयार, बहुत आपको मजा आने वाला है, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। सो सेशन स्टार्ट करने के पहले क्यों ना हम जान ले हमारे चैनल के बारे में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में बेटा किसी भी क्लास में हैं, सो मैंडेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स परचेस नहीं करना है और न ही किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैंडेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस आपको मिलती है सब अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलती है, जहां हम बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर या जितनी भी क्लासेस आप मेरी ही देखते हो, जो भी क्लासेस होती हैं, हम सब आपको जो पढ़ाते हैं उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? सो यदि आपको ई नोट्स और ई बुक चाहिए सो उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आप पूरा कंटेंट या पूरे नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चलिए मेरे साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो बात कुछ इस प्रकार से है कि अभी पहली बात तो ये कि हमने डेली बेसिस पर साइंस तो है ही भाई, ये तो हो ही नहीं सकता कि विज्ञान ना हो सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान है, वो किसी ना किसी रूप में है। सो अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए फिर क्या होगा? हमारा शरीर भोजन को अगर डाइजेस्ट कर ले, पचा ले, तो ये सारी चीजें, या हम सांस लेते हैं, क्या आपने इन सारी चीजों पर कभी विचार किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देने पर वो फट क्यों जाता है? क्या आपने सोचा है कि लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दो तो उसमें जंग सी क्यों लग जाती है? कारण क्या होता है? ऐसी कई सारी चीजें हैं जिस पर बेटा हम विचार करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। इस चैप्टर में हमें यही सब जानना है, यही सब पढ़ना है। ओके, सो बेसिक के लिए अभी थोड़ा सा और हम जानते हैं, जैसे आगे की कहानी जानने के लिए हम हमारी एक्टिविटी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी 1.1। सो यस, मैं आपको आपके बेटा सारी एक्टिविटीज भी करवाऊंगी, जैसा मैंने आपको अभी रिकॉर्डेड क्लासेस में करवाया है सेम वैसे ही हम इसमें किसमें देखेंगे, वन शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में। सो बात कुछ इस प्रकार से है कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। बिल्कुल सही कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें रिएक्शन तो करनी ही है ना? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो करनी है, रिएक्शन नहीं बोलेंगे, एक्टिविटी। सो एक्टिविटी कोई भी अगर आप केमिस्ट्री में करो, सो कृपया करके ध्यान रखो कि आप किसी के अंडर में करो, ऐसे अकेले मत चले जाना ये रिएक्शंस करने के लिए। सो इस क्रियाकलाप में आपको अपने टीचर की सहयोग लेना होगा, सहायता लेनी होगी और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए आंखों पे क्या लगाना है? चश्मा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर यहाँ साफ करने को कहा गया है। सो ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा बर्नर, आपको दिख रहा है कि यह है चिमटा और यहाँ दिख रहा है मैग्नीशियम रिबन। नीचे क्या दिख रहा है? सो यहाँ पर ये है एक वॉच ग्लास। मैम वॉच ग्लास में ये क्या इकट्ठा हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से आया? तो यही कहानी तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैग्नीशियम रिबन का अगर वायु में क्या किया जाता है बेटा? दहन। वायु में इस तरह से उसका दहन किया जाता है। सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में क्या कर देता है? इकट्ठा। सो हमने जाना कि अगर मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ क्या किया जाए, इसको वायु में दहन किया जाए
तो इसी के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। सो ये जो आपको वॉच ग्लास दिख रही है इसमें क्या आपको दिखेगा, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, एक चीज देखो, यहाँ पर जो चिमटे का प्रयोग किया है वो चिमटे का ही किया है, ऐसे सीधे हाथ से मैग्नीशियम रिबन लेकर उसके हमारा जो बर्नर है उसके सामने नहीं रखा है, हमारा हाथ जल सकता है। इन सब चीजों का बेटा बहुत ज्यादा क्या रखा जाता है, ध्यान। सो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर हमें साफ करने को बोला है। ठीक है, कर लेंगे। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए और इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया है। बिल्कुल कर लिया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर ही रखें। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हमें कोई भी एक्टिविटी करना है, रिएक्शन करनी है, तो हम उसे अपनी आंखों से दूर ही रखेंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ साथ रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, तो हमने देखा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ, यानी कि भैया सफेद लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का यहाँ पर क्या हुआ, दहन हो गया और ये श्वेत चूर्ण में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। हाँ जी, हमने जाना, लेकिन मैम वो सफेद कलर का चूर्ण यानी कि जो चूरा है वो क्या है बेटा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। किसका चूर्ण है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। सो सिंपली इस एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, सो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन का इस्तेमाल करना है, उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेना है। ये आपके सामने बर्नर है, बर्नर को थोड़ा सा हमने क्या किया है, तिरछा, और वायु के संपर्क में हमने क्या देखा है कि चिमटे से मैग्नीशियम रिबन हम उसके पास लेकर गए, नीचे रख दी वॉच ग्लास, और जब इसने वायु से संपर्क स्थापित किया, सो वायु के संपर्क में आकर जब इसका दहन किया गया प्रमुख रूप से, तो दहन करने के बाद बेटा हमें इस वॉच ग्लास में क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। सो ये था इसका परिणाम, ये था इसका रिजल्ट, हर एक चीज मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम एक्टिविटी 1.2 की तरफ। मैं आपको बताऊं, इतनी सारी एक्टिविटीज है ना, एक तो आपकी, पर मजेदार है ना, पर मजेदार है, मजा आ जाएगा आपको उसे पढ़कर, उसे जानकर। अभी हम इसे इक्वेशन में भी फॉर्म करेंगे। मैं सिखाऊंगी आपको कि मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर जो है ऑक्सीजन से होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, सारी चीजें हम जानेंगे। ओके, सो एक परख नली में हमें लेड बोले तो सीसा। मैम ये सीसा क्या होता है, या लेड क्या होता है, भैया ये मेटल है। ये क्या है, सो ये है मेटल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सो यस ये है धातु, मेटल, यानी ये क्या हो जाएगी, धातु। सो हमने क्या देखा कि एक परख नली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट का हमें क्या लेना है, लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल क्या कर देना है, मिला देना है। और जब हमने देखा कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाया है, सो मैम हमें तो यहीं से ही चेंजेस दिख रहे हैं, परिवर्तन दिख रहे हैं। सो सुनो, होगा ये कि परिवर्तन कुछ इस प्रकार से है कि लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर ये लेड आयोडाइड का क्या करता है, पीला अवशेप प्राप्त होता है यहाँ से। सो हमने दो तरीके की एक्टिविटीज देखी, पहली थोड़ी अलग थी, दूसरी अलग है। यहाँ पर हमें एक चीज में, एक गोल में दूसरे गोल को मिलाना है और फिर देखना है कि इसने क्या बना कर दिया। सो हमने एक परख नली ली, इसमें हमने लेड नाइट्रेट का घोल लिया और उसमें हमने क्या मिला दिया, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिला दिया, और फिर हमने क्या जाना कि इसने लेड आयोडाइड का पीला अवशेप हमें क्या किया है, प्राप्त किया है, मतलब प्रदान हुआ है हमें से। ओके, सो ये थी हमारी क्या एक्टिविटी 1.2। नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्टिविटी 1.3 की तरफ। सो मैम इसमें क्या हो रहा है, तो बेटा जानो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर एक कहानी जान रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, पहले इसे पढ़ते हैं फिर इसकी तरफ देखेंगे, तो आपके लिए इसे पढ़ना समझना कैसा हो जाएगा, आसान होगा। सो हमसे क्या बोला है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। सो हमने क्या बोला कि एक शंक्वाकार क्या लेना है बेटा, फ्लास्क लेना है या फिर परख नली लेनी है जिसमें कुछ दानेदार क्या लेने हैं, जिंक लेने हैं। जिंक बोले तो जस्ता लेना है। सो हमने क्या देखा, इसमें क्या मिला हुआ है, दानेदार जिंक यानी कि जस्ता।
इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। जैसा कि हमें चित्र 1.2 में बताया है, या तो आपको क्या मिलाना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या तो आप इसमें क्या मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाना है। सो पहली कंडीशन क्या थी बेटा कि हमें शंक्वाकार फ्लास्क लेना है या परख नली लेनी है, जिसमें हमें जस्ते के क्या, जिंक के क्या लेने हैं, कुछ दानेदार टुकड़ों का प्रयोग करना है, और इसमें या तो हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने को बोला है। अब हमसे कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिया है, हमें सावधानी के लिए बोला है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करें। बिल्कुल सही कहा है भाई, एसिड है वो, उसका यूज, उसका प्रयोग हमें कैसे करना होगा, बिल्कुल सावधानी से। सो क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? अच्छा, जब हमने इसको मिलाया तो हमने यहाँ कोई चेंजेस देखे क्या, कोई परिवर्तन हुआ क्या? तो सुनो, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है भाई? हाइड्रोजन गैस का हो रहा है बेटा। तो हमने जाना क्या, जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, जो हमें करने को बोला था हमने किया। और फिर हमने जाना कि शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली, और भी चीजें जानते हैं कि शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? तो भाई ये बात कुछ ऐसी है कि आपको कहानी तो क्लियर हो ही गई, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या क्या बोला है, क्या क्या करना है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि एक छोटा सा होमवर्क आपको मिलना तो बनता ही है। पर बात कुछ ऐसी है कि हमने जब पूरा जाना तो हमें पता चला, पहली बात तो हमने देखा कि ये है कॉर्क, अंदर क्या है, यहाँ पर कांच की नली है। इसी के साथ हमने क्या देखा कि ये पूरा क्या है, शंक्वाकार फ्लास्क है। फिर हमने जाना कि इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, नीचे क्या है, दानेदार जस्ता है। हमने जाना दानेदार जस्ते पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है, सो यहाँ से बहुत तेजी से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब थोड़ा सा रिजल्ट जानते हैं। पर एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको बताना है टेम्परेचर यानी तापमान में कोई परिवर्तन हुआ, यस या नो। तो मुझे इसका आंसर चाहिए बेटा कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे बताएंगे कि इसके तापमान में कोई चेंज हुआ या नहीं, क्योंकि मैम ने आपको इतनी कहानी बता दी और हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो आपको क्या लगता है तापमान में क्या हुआ होगा? दूसरी चीज कि जब एक परख नली में रखे दानेदार जस्ते में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो जिंक धातु जिंक क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, और प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। और जब दानेदार जिंक के टुकड़ों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनती है या बनता है। सो आई होप कि आपको कहानी क्लियर हो गई होगी यहाँ पर इसकी। अब हम आते हैं आगे की तरफ। बात कुछ ऐसी है कि ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर हम सच में ऐसा कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अवस्था में परिवर्तन करके कर सकते हैं, रंग में परिवर्तन करके कर सकते हैं, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन करके कर सकते हैं, या मैं कहूँ तापमान में परिवर्तन करके भी हम कर सकते हैं। अवस्था में चेंज हो जाएगा तो भी ये चीज संभव है, कलर में चेंज होकर भी संभव है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन करके भी संभव है, और तापमान में परिवर्तन करके भी संभव है। अब इसी के साथ साथ हम अब अपना नया सेक्शन, नया पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, रासायनिक समीकरण, यानी कि हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को। मैम हमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है, क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी क्या अभिकारक है, क्या उत्पाद। मैम हम काफ़ी परेशान होते हैं। बेटा अब नहीं होंगे आप, तो ध्यान से सुने। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को बहुत ही ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। देखो भाई बिल्कुल सही बोला है। अगर हम एक्चुअल में हमारे चारों तरफ हो रहे चेंजेस को देखेंगे तो हाँ हम देखेंगे कि कई जगह हम पाएंगे कि यहाँ पर फिजिकल चेंज हुआ है, और कई जगह बेटा हम पाएंगे कि केमिकल चेंज भी हुआ है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन केस कहीं पर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है ना बेटा,
तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, इतना बड़ा बोलने से बेटर है कि हम उसे किस में लेकर आ जाएं, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें, जो मैं आपको अभी लिखना भी सिखाऊंगी। ऐसे परिवर्तन जिनमें बनने वाले पदार्थों का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रारंभिक पदार्थों से पूरी तरह से भिन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगेन ध्यान से सुनिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला है ईंधन का ही जलना। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन जिनमें बनने वाले पदार्थों का रासायनिक संगठन और गुणधर्म जो है वो प्रारंभिक पदार्थों से कैसे होते हैं, पूरी तरह भिन्न, तो वही क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन भी पदार्थों का, सब्सटेंसेस का, या जिन भी चीज़ों का हम मेल करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ए पदार्थ को लिया, हमने इससे क्या बनाया, बी पदार्थ को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कार्बन लिया, ए बोले तो कार्बन, फिर मैंने आपसे क्या बोला कि ऑक्सीजन लिया साथ में, फिर जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो इसने हमें क्या दिया, एक नया पदार्थ दिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त हुआ। समझ पाए ना? तो यही हमें ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जिनमें बनने वाले पदार्थों का रासायनिक संगठन यानी उसके कॉम्पोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज प्रारंभिक पदार्थों से पूरी तरह से भिन्न हो, तो उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमसे क्या बोला है बेटा, ईंधन का जलना। ओके, चलिए अब आते हैं हम आगे की तरफ। रासायनिक अभिक्रियाएं एक्चुअल में क्या होती है मैम, आप हमें ये बता दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी ताकि आगे हम केवल पढ़ते चलें। सो बात कुछ ऐसी है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित यानी अरेंज होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैम आप क्या कहना चाह रहे हो? सो अगेन सुनो कि हम ये देख रहे हैं कि वह अभिक्रिया जहां पर एक या एक से ज्यादा पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात वापस से अरेंज होकर पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से, मतलब जो पदार्थ मूल स्थिति में थे उससे अलग होते हैं, वही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने बोला है ये है मैग्नीशियम और इसकी रिएक्शन किससे हुई भाई, ऑक्सीजन से। बेटा इसे ऐसे ही एरो बनाकर लिखते हैं। ओके, सो इसने हमें क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है। बेटा क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ कुछ और चीजें कि ये क्या कहलाते हैं भाई, अभिकारक कहलाते हैं, है ना। सब यहीं पे ही समझते हैं, आगे आपको ये सब मिलेगा। ये है अभिकारक, इंग्लिश में जिसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और ये है क्या बेटा, सो ये है उत्पाद। ये क्या है, उत्पाद, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। सो ये अपने मूल अवस्था में है, यानी जो एक ऐसी अवस्था जिनसे मिलकर ये एक नया पदार्थ बना है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी अभिक्रिया बेटा जिसमें एक या एक से ज्यादा पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करते हैं, यानी ये रिएक्ट करते हैं, वापस से अरेंज होते हैं और एक नए पदार्थ का ही क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं इनके, वो मूल पदार्थों से, इन पदार्थों से सर्वथा कैसे होते हैं, भिन्न। यही क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। सो बेटा मैंने आपको ये बैलेंस करना बिल्कुल नहीं सिखाया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे कि बैलेंस्ड है या नहीं। इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे कि अगर बैलेंस्ड नहीं है तो मैम हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यदि नहीं है तो इसकी सही इक्वेशन लिखो, क्योंकि जब मैं पूरा बैलेंस करना सिखाऊंगी तो हम इस एग्जाम्पल को उठाएंगे और मैं पूछूंगी आपसे कि आपने क्या आंसर दिया। सेम यही चीज़ बेटा मैंने जब आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड की हूँ उसमें भी पूछा था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया था। अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स करके आंसर देते हैं। तो
अब आते हैं हम आगे की तरफ। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का क्या किया जाता है, दहन, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है प्राप्त होता है। ये कुछ नया नहीं पता चला है आपको, अभी हमने जाना था कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का क्या किया जाता है, दहन, तब ये क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होता है, परिवर्तित होता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो विवरण है वो कैसा हो जाता है, लंबा। जैसे मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई, ये बहुत लंबी है, इतना लंबा पढ़ने में लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे हम शब्द समीकरण के रूप में भी सरलता से, आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, तो देखो हमने क्या देखा था, इसे साइड में लिख दूं ना समझाने के लिए। ओके, सो हमने क्या देखा था शब्द समीकरण में कि पहली बात तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है क्या, मैग्नीशियम, शब्द समीकरण बोला था, ठीक है। सो ये है मैग्नीशियम, और अगर इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं हम, सो हम कराते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। शब्द समीकरण में हम ऐसे लिखेंगे कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराई हमने, ऑक्सीजन से, सो तब क्या हुआ बेटा, तो अभी इस अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो भाई ये क्या बनाता है, तो पहले तो हम इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेस्ट। ओके, हमने इसे यहाँ पर ले लिया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ लिखने में आएगी दिक्कत, पर फिर भी हम लिख देते हैं कि ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, सो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने इस कहानी को अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है, और मैं इस वाले सेक्शन को मिटा देती हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। सो ऊपर दी गई अभिक्रिया शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। इसका शब्द समीकरण आपके सामने है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें अभिकारक और उत्पाद भी होंगे। कहाँ होंगे बेटा, सो ये वाला पूरा पार्ट या ये वाला पूरा सेक्शन क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पूरा सेक्शन क्या कहलाता है बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सो आई थिंक समझ गए होंगे। ये है पूरी कहानी जो आपके सामने है, और जानते हैं इसकी थ्योरी। सो होता यह है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। हाँ भाई, केमिकल चेंज एक्चुअली में किसमें हुआ है बेटा, सो वो हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, और यही क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अभिकारक। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। इस शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच में, इनके मध्य में एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी किया है। देखो हमने ये चीज जानी कि यहाँ पर इसे कैसे समझाया है। सो हमने तीर का निशान लगाकर इसकी सहायता से इसे जाना है। हमने देखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके बीच में केमिकल चेंज हुआ है, एरो का निशान लगाया, और फिर हमने बताया कि मिलकर क्या बने। तो शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाई और LHS लिखते हैं। ये LHS है हमारा। इसी प्रकार अगर हम बात करें, किसकी बात करें भाई, उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाई और RHS में लिखते हैं। दैट्स इट, डन कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, बिल्कुल सही कहा है। हमने देखा ना कि अभी जो तीर का सिरा था वो किस साइड था, उत्पाद की साइड था, तथा ये अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। ये बेसिकली बताता है कि यहाँ पर अभिक्रिया इससे क्या हुई है। सो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही कहा है। और रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा
जा सकता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था और वापस से हम यहाँ पर आ गए हैं। हम यहाँ पर इसको जो शब्द समीकरण थी उसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में। कैसे लिखेंगे? तो हमने देखा कि मैग्नीशियम का संकेत चिन्ह क्या होता है, फिर हमने जाना ऑक्सीजन का क्या होता है, और फिर हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे होगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। पर मैंने जब थोड़ी देर पहले आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बेटा ये बैलेंस है या नहीं है अभी भी हमें नहीं पता, क्योंकि मैम ने अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि कभी पूरा वाक्य रहेगा उसे शब्द समीकरण में लेना, फिर उसे रासायनिक समीकरण में लेना। मैम ने यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। मैम ने ये बताया बेटा अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ये चीज़ें हमने जानी। अब बात आती है कि मैम बैलेंस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो वो आगे से पता चलेगा। आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना, अदरवाइज मैम तो है ही। ओके किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही इसका क्या होता है, विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस की, इसमें द्रव्यमान यानी कि बेटा जो मास होता है ना, द्रव्यमान यानी कि जो मास है, ना तो उसका निर्माण होगा बेटा और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय, यानी कि ना ही हम इसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान जो है वो अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के कैसा होता है, बराबर। यानी अभिकारकों में जो तत्व हैं, अभिकारकों के द्रव्यमान उनके सभी तत्वों के द्रव्यमान जो है वो बराबर होंगे उत्पाद के सभी तत्वों के द्रव्यमान के। ओके दूसरे फॉर एग्जाम्पल, छोटू सा एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो सुनिएगा बेटा ध्यान से। यहां पर मान लीजिए कि इनका मास अगर कितना है 50 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल इसका कितना है 50 किलोग्राम है ना, और इसका भी कितना है, ये है 5 किलोग्राम, तो CO2 कितना होना चाहिए, 55 किलोग्राम होना चाहिए। ऐसे हमने इसे समझा, हमने इसे जाना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ओके दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या भी कैसी होनी चाहिए, समान। जैसे हमने क्या बोला कि दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के जो परमाणुओं की संख्या है वो समान होनी चाहिए। बेटा इस लाइन पे मैं कर रही हूँ स्टार, क्योंकि ये मैं आपको सिखाऊंगी, हम जानेंगे कि ये कैसे होगा। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्या होगा, आवश्यक होगा। शब्द समीकरण को कुछ इस प्रकार दर्शाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर शब्द समीकरण और साथ ही साथ उसका रासायनिक समीकरण बताऊंगी, जिसकी सहायता से हम हमारी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। उसमें हम एटम्स को देखेंगे, हम जानेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है भी या नहीं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यदि है तो वो संतुलित होगा, नहीं है तो हम उसे संतुलित करना सीखेंगे। ओके चलिए भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नाउ अब हम आते हैं अपने एक्चुअल पॉइंट को डिस्कस करने। ये सब समझ में आ गया ना कि हमने जान लिया कि हमारा अभिकारक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके द्रव्यमान बराबर होने चाहिए। किसके? तो हमारे जो उत्पाद के एलिमेंट्स के जो द्रव्यमान यानी मास है उसके बराबर। ये दोनों ही चीजें बेसिकली देखा जाए तो बराबर होनी चाहिए। सो नाउ अब हम शब्द समीकरण का सहारा लेते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। जिसके लिए मुझे भाई ब्लैंक स्लाइड की बेटा क्या होगी, जरूरत। तो सुनो सुनो सुनो, मैं सबसे पहले हेडिंग डालूंगी शब्द समीकरण के अनुसार। क्लियर? हम इसे जानेंगे किसके अनुसार, शब्द समीकरण के अनुसार। ओके चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि शब्द समीकरण के अनुसार क्या क्या हो सकता है। तो जानते हैं हम इसे। सबसे पहले तो मैं इसे क्या कर लेती हूँ, बॉक्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। देन मैं क्या करूंगी, हमने क्या देखा कि बेटा जब जिंक की रिएक्शन होती है, किससे होती है, जिंक की रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक अम्ल से।
किससे होती है? सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो हमें क्या मिलता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमें मिलता है जिंक सल्फेट एंड क्या होता है? जिंक सल्फेट एंड बेटा हाइड्रोजन गैस होती है इससे अलग। कौन सी गैस अलग हो जाती है? सो यस, हाइड्रोजन गैस इससे हो जाती है अलग। हमने देखा कि जब जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। सो सुनो सुनो सुनो, अब सेम यही चीज मैं आपको किस में बताऊंगी? रासायनिक समीकरण के अनुसार। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के अनुसार। ओके, अच्छा पूरा पूरा लिखने की हो रही है क्या? लिख देते हैं भैया, रासायनिक समीकरण के अनुसार। अब इसे भी हम क्या कर देंगे भैया? पैक कर देंगे। और फिर हम क्या जानेंगे? सो हम ये जानेंगे कि जिंक की रिएक्शन जब किससे हुई? सो हमने देखा H2SO4 से हुई। फिर हमने क्या देखा कि ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 एंड बेटा हाइड्रोजन गैस किससे क्या होगी? अलग। मैम आप हमें क्यों बता रहे हो ये चीजें? पहली बात तो शब्द समीकरण ऐसे लिखते हैं जो हमने अभी और भी कई एग्जाम्पल से जाना, और रासायनिक समीकरण ऐसे लिखते हैं, ठीक है? पूरा पूरा नहीं लिखते, ठीक है? अब होता क्या है कि हमें देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस कैसे करना है वो तो बात की बात है, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं ये मैटर करता है। तो मैं काम करती हूँ, हमारा जो अभिकारक वाला पार्ट है वहां के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे ऐसे नोट डाउन कर लेती हूँ। जैसे जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन हो गया। और मैं सेम इसे कर लेती हूँ कॉपी, और कहां पर पेस्ट कर लेती हूँ? उत्पाद वाले सेक्शन में, ठीक है? अब हमने क्या देखा कि हम अभिकारक में टोटल देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में एटम की संख्या कितनी है। सो हमने देखा जिंक का कितना एटम है? 1। हमने देखा हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। हमने देखा सल्फर का कितना एटम है? 1। और हमने देखा ऑक्सीजन का कितना एटम है? 4। सेम यही चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए। कहाँ पर बेटा? उत्पाद यानी प्रोडक्ट में। तो हमने जाना कि भाई जिंक का यहाँ पर एक ही एटम है। कितना है? 1। हमने जाना हाइड्रोजन का, जिंक का तो एक एटम मिल गया, हाइड्रोजन के कितने एटम है? यहाँ 2। सो अभी तक तो बैलेंस है ये, है ना? अच्छे से लिख दो यार, थोड़ा सा अच्छे से, है ना? सल्फर के कितने एटम है? यहाँ पर एक था और इधर पे भी कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम थे, तो बेटा यहाँ पर भी कितने एटम है? 4। सो ये तीस की कहानी है ना, मेरी जुबानी। अगर हमने देखा कि अभिकारक उत्पाद जितने भी यहाँ तत्व थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उनके एटम्स यदि इक्वल हैं दोनों ही साइड, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर समीकरण कैसी है बेटा? बैलेंस्ड। इक्वेशन कैसा है? बैलेंस्ड है यहाँ पर। समझ पाए? ओके, सो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट्स तत्व आपको दिख रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में ये कुछ इसी ही प्रकार से दिया है, तो चलो जानते हैं। एलिमेंट्स दिख गए, हमें जिंक मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, सल्फर मिल गया और वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। अभिकारकों के तत्वों में परमाणु की संख्या LHS साइड अभी मैंने बताया था 1 to 14 है क्या? तो भैया 1 to 14 ही है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। नाउ फिर इस साइड आएंगे, अगर हम उत्पादों में RHS साइड 1 to 14 है क्या? सो अगर हम इधर आए, हाँ जी भाई 1 to 14 ही है। सो LHS RHS दोनों ही साइड कैसे हैं? इक्वल। सो समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है और इसलिए यह क्या हो जाएगी भैया? संतुलित समीकरण हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि किसी भी इक्वेशन को अगर हमें ये देखना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, हमें पहले उनके एलिमेंट्स यानी तत्व लिखने होंगे 1 to 1, इसी के साथ 1 by 1, और इसी के साथ उनमें जितने भी एटम्स हैं वो हमें फिक्स कर करके देखने होंगे LHS RHS में इक्वल है या नहीं है। यदि हो जाएंगे इक्वल तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन क्या हो गई है भाई? बैलेंस। और यदि ये इक्वल नहीं होंगे तो हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो अभी तो हमने संतुलित रासायनिक समीकरण को जाना, लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? चलो वो भी जानते हैं। सो बेटा अब हम निम्न
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि आयरन की रिएक्शन जब पानी से होती है H2O वाटर से, तो ये Fe3 और O4 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस हमें देता है। लेकिन मैम ये बैलेंस है या नहीं, तो सुनो, पहली बात तो ये दोनों क्या है भाई, सो मैम ये ना अभिकारक है। ये क्या है, सो ये है अभिकारक। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये क्या है बेटा, सो ये हो जाएंगे उत्पाद। क्या हो जाएंगे, सो ये होंगे उत्पाद। सुनो सुनो, इस साइड अभिकारक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मैं लिख रही हूं, जैसे मैंने लिख दिया आयरन, जैसे मैंने लिख दिया आयरन ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, हाइड्रोजन ढंग से लिखते हैं और ऑक्सीजन ढंग से लिखते हैं। सेम यही चीज मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, आयरन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ अलग एलिमेंट यहाँ अलग तो होंगे नहीं, है ना। तो अभी तो हम जान रहे हैं कि भाई दोनों ही साइड हमें एलिमेंट्स भी कैसे मिले, इक्वल। अब हम आएंगे इनको बैलेंस करने की तरफ। सो बेटा आयरन के यहाँ कितने एटम है, 1। यहाँ पर आयरन के कितने एटम है, लो भाई यहाँ तो चेंजेस आ गए, परिवर्तन हो गया। फिर हमने देखा हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है बेटा, 2 है, और इधर हमने देखा हाइड्रोजन के यहाँ पर भी हमें 2 ही मिले, तो ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के कितने एटम है, सो यहाँ पर 1 है, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। पिक्चर तो पूरी उलझ चुकी है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है अभिकारक और उत्पाद में, इसी को हमें क्या करना है, बैलेंस। तो चलो जल्दी से हम करते हैं इसे बैलेंस। सो कुछ स्टेप्स हैं उसे फॉलो करना होगा। जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। तो हमारा जो फॉर्मूला, हमारा जो सूत्र था, हमने चारों को एक बॉक्स में क्या कर दिया, कवर। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसी के साथ स्टेप 2 की तरफ आते हैं। असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अभी बनाई मैंने, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब भी लिख के बताया था हमने। अभिकारक LHS में देखा था 1 to 1 था, और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या कितनी थी, 3 to, ये तो कितनी थी, 3 to 4, और वो क्या था, 1 to 1। यही पढ़ा था ना बेटा हमने अभी। सो सेम यही चीज हमने यहाँ पर लिखी, ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं थर्ड चरण की तरफ, थर्ड स्टेप की तरफ। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वे अभिकारक हो या उत्पाद। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं बैलेंस करना कैसे स्टार्ट करें। सो जब आपको बैलेंस ऐसे करना है कि जिस भी, है ना, जिस भी एलिमेंट की अगर बात करें, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को ही लेना है, उसी के एलिमेंट को उठाएंगे। पहले कंपाउंड देखते हैं कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले बैलेंस करना है, तो ठीक है कर लेते हैं। अब वो चाहे अभिकारक भी हो सकता है, उत्पाद भी, ठीक है चलेगा। ठीक है, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बोला ना, तत्व, यौगिक के तत्व, यहाँ पहले यौगिक की बात चल रही, तो देखेंगे भाई यौगिक के अंदर ही तो तत्व देखेंगे, क्योंकि 2 या 2 से तत्वों से मिलकर ही तो बनते हैं यौगिक। क्लास 9 में पढ़ा था, याद आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। सो उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले हमें क्या लेना है, तत्व को लेना है। ओके, इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल कितना है भैया, ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। तो हमने देखा हमारी जो कहानी थी, जैसे ये थी हमारी कहानी, हमने देखा कि LHS में ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1, और यहाँ पर कितना है, 4। सभी में हमें जिसके सबसे ज्यादा क्या थे, एटम थे, उसको लेना था। तो हमने जब दोनों साइड देखा तो हमने पाया सबसे ज्यादा किसके हैं, ऑक्सीजन, उसी को उठाते हैं। चलो भाई, तो अब आते हैं ये वाली कहानी की तरफ। होता ये है, ऑक्सीजन के परमाणु स्टार्टिंग में कितने थे, तो ये H2O में हम देखेंगे ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है अभिकारक में। उत्पाद में कितने हैं, सो ऑक्सीजन के भैया 4 एटम है, 4 परमाणु हैं। अब हम क्या करेंगे, सो इसे बैलेंस करने के लिए हम 4 को 1 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 1 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसका यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई। सो यस यस यस, हमने क्या देखा है, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। नाउ अब हमारा LHS RHS दोनों ही क्या हो गए हैं भाई, इक्वल। ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ और क्या हो गए, 4
यहाँ। ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। जबरदस्ती सूत्र नहीं चेंज कर देना है, हमें यहाँ पर केवल एलिमेंट्स में जो एटम है उस पर ध्यान देना है। पता चला फॉर्मूला ही चेंज कर दो, नहीं। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर H4H2O लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अब बात आती है कि हमने जब यहाँ देखा, हमने क्या देखा था कि हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम इसे क्या नहीं कर सकते, जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमने 4 गुणांक लगाया, सो 4H2O लिखेंगे हम इसे। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि भैया हाइड्रोजन के 2 एटम थे, ऑक्सीजन तू भी 4 एटम रख ले, नहीं, ये तरीका रॉन्ग है बेटा। इसी के साथ साथ भैया अगर आप सोचें कि आप इसे ऐसे लिख दें, ये भी रॉन्ग है, ये दोनों के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब ये तरीका रॉन्ग है लिखने का। अगर हम आगे इसको लिखेंगे तो हाँ, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के लिए ही एटम होगा, समझ पाए। लेकिन ऑक्सीजन का एटम तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। क्लियर? तो आंशिक, अब हमने क्या देखा, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार है। मैम आप एक बात बताइए, यहाँ आंशिक क्यों लिखा है? क्योंकि पूरी समीकरण बैलेंस हुई ही नहीं है, ये बैलेंस ही नहीं है। अभी हमने देखा कि अब यहाँ चेंजेस हुए हैं। अब हमें हाइड्रोजन के कितने एटम मिल गए हैं, 8, और यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। लो मैम ये क्या हो गया, चलो भाई ऑब्वियसली बात है, अगर बैलेंस करना है तो ये सारे चेंजेस तो होंगे ही होंगे, समझ पाए। लेकिन ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ आ चुके हैं, ऑक्सीजन का ये 4, एक चीज तो बैलेंस हो गई। नेक्स्ट आते हैं अब हम चरण नंबर 4। अभी हम कहाँ थे, चरण नंबर 3, अब हम 4th पे आते हैं। आयरन तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। जी हाँ, हमें पता है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। सो हम हमारी इक्वेशन में अब हाइड्रोजन को उठा रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसे यहाँ देखेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 8 है। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे तो भैया हाइड्रोजन का कितना एटम था, 2 ही था। यहाँ पर कितने एटम थे, हाइड्रोजन के 2 ही थे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, तो हमें इसे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। और हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, हम यहाँ पर 4 का गुणांक लगाएंगे। हमने देखा, क्या देखा, तो सुनो, अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं और हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को हम क्या कर दे रहे हैं, 4। और जब हम इसको 4 का गुणांक का प्रयोग करेंगे, इसकी संख्या को 4 करेंगे, सो 4 दूनी हो जाएगा 8। जैसे हमारा एलएचएस में हमारे हाइड्रोजन के जो एटम्स थे, यानी कि उनके जो परमाणु की संख्या थी वो 4 थी, आरएचएस में भी अब वो कितनी हो जाएगी, 4। और अब हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही बैलेंस, ऑक्सीजन तो था ही, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। कैसे हुआ, अब देखो, हमने देखा हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है, तो भैया हाइड्रोजन के मैम यहाँ है 8। इधर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पर भी है 8। मैम ऑक्सीजन के कितने बेटा, 4 है। ऑक्सीजन 4 यहाँ है, ऑक्सीजन 4 यहाँ है। कहानी समझ में आई, पक्का समझ में आई ना? ओके, 1 बाय 1 करके ऐसे ही बैलेंस करना है हमको, ठीक है। अब आते हैं चरण नंबर 5। सो ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है, यानी कि बैलेंस्ड नहीं है, जो कि है आयरन। और आप पाएंगे कि केवल लोहा ही, यानी कि भैया हमारा जो Fe आयरन है, केवल यही संतुलित करना बाकी रह गया है। तो प्रारंभ में आयरन ऐसा था, आयरन के कितने एटम थे, ओनली 1। और वहीं RHS की अगर मैं बात करूं तो इसमें आयरन के कितने एटम थे, 3। तो भैया 3 को 1 में नहीं बदल सकते, 1 को 3 में बदलना होगा, तो हम यहाँ 3 के गुणांक का प्रयोग करेंगे। सो आयरन के लिए 3 परमाणु का प्रयोग करेंगे। सो आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम आयरन के 3 परमाणु लेते हैं, जैसा कि वहां पर लिया है। समझ पाए कि नहीं? ओके, सो अब हमारी कहानी हो चुकी है क्लियर, सब हो चुका है बैलेंस। हमने ये तो कर ही लिया था, ये भी कर लिया, आयरन के 3 यहाँ 3 यहाँ, भाई ये भी क्या हो चुका है, बैलेंस। अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो ये है चरण नंबर 6।
अंत में संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। कर लो परिकलन, ये हमें 6वीं स्टेप में करना है, बिल्कुल 6 नंबर पे। समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः ये समीकरण अब संतुलित है। कैसे है? आयरन के 3 एटम हमारे LHS में है, सो आयरन के 3 एटम हमारे RHS में भी हैं। हाइड्रोजन के 8 एटम कहाँ पर है? LHS में, यानी अभिकारक में। तो हमने देखा 8 यहाँ पर है, सो भैया 8 यहाँ पर भी है। इसी के साथ हमने पाया कि ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ है, तो ऑक्सीजन 4 यहाँ है। ये इक्वेशन होगी बैलेंस। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की ये विधि हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से या हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जानी जाती है। ओके, चलिए अब आते हैं चरण नंबर 7। तो भैया भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए और क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं में कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ साथ रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे अभिकारकों और उत्पादों के गैस, जैसे गैस होगा तो इसे इससे संकेत देंगे, द्रव होगा तो लिक्विड से करेंगे इस प्रकार से, जलीय होगा तो AQ से करेंगे, ठोस होगा तो स्मॉल s से इसे दर्शाएंगे। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ यानी कि जलीय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब संतुलित समीकरण आपके सामने है, क्योंकि आयरन यहाँ पर बेटा सॉलिड फॉर्म में है, H2O यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पर पानी आपका द्रव अवस्था में नहीं है बल्कि गैसियस फॉर्म में है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ ये सॉलिड और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रही है। ये थी इसकी कहानी। ओके, ध्यान दीजिए समीकरण में H2O के साथ गैस मतलब ऑब्वियसली बात है G चिन्ह का उपयोग किया गया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ये दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है, लिक्विड यानी द्रव के रूप में नहीं। हालांकि जो जल होता है वो द्रव अवस्था में तो है, लेकिन यहाँ पर ये भाप के रूप में है। कैसे मानेंगे? क्योंकि उसके आगे क्या लिखा है? स्मॉल g। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के रूप में के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन किससे हुई है? हाइड्रोजन गैस के साथ हुई है। तो हमने क्या देखा कि इसने हमें ये प्राप्त किया। इसी के साथ साथ CO2 की रिएक्शन अगर हम किससे करवाते हैं, सो CO2 की रिएक्शन अगर किससे होती है? 12H2O, या हम कह सकते हैं पानी से सनलाइट के हेल्प से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल जिसे और हिंदी में हम पर्णहरित भी कहते हैं, क्लोरोफिल बोले तो पर्णहरित भी कहते हैं। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा? C6H12O6। मैम ये क्या होता है बेटा? ये ग्लूकोज है। ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और H2O यानी पानी भी प्राप्त होता है। क्या ये बात समझ में आई? ओके, एंड वेरी लास्ट, ये तो हो गया यहाँ पर, है ना, ये फिनिश हो गया है। लेकिन मुझे एक चीज़ आपको बतानी है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको जो बोला था कि आपको आंसर देना है एंड एंड में हम डिस्कस करेंगे। सो मैग्नीशियम की रिएक्शन बेटा ऑक्सीजन से होती है, तो हमने क्या देखा था कि इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रदान किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैग्नीशियम कि यहाँ पर कितने एटम है, बैलेंस है कि नहीं, चलो जानते हैं। इसका एक एटम है ना, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। यहाँ पर ये तो बैलेंस है कि ठीक है मैग्नीशियम का एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम नहीं है, यानी इसे बैलेंस करना होगा। और बेटा ये कुछ इस प्रकार से बैलेंस होता है, ये कुछ इस प्रकार से बैलेंस होगा और हमें 2MgO ये इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? जिनका ये आंसर आया है वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए आपके लिए। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये प्यारा सा जो सेशन है वो अच्छा लगा हो, है ना। एक पार्ट में मैंने आपको पूरा एक चीज़ क्लियर की है, सेकंड पार्ट में हम इसके आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। सो बेटा आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है तो वेरी इंपॉर्टेंट शेयर कर देना, और यदि हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ साथ कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, जिनसे आप जुड़ सकते हैं और हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और क्लासेस तो खैर आप यहाँ अटेंड करोगे, यहाँ पर जुड़
के आप अदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी कई सारी रील्स जो है वो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स के इंस्टाग्राम पर अपलोड होती है। इसी के साथ साथ आप एप्लीकेशन के थ्रू भी बेटा हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ आप YT के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हैं हमारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश हिंदी मीडियम के, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर कवर कराई जाती है। सो ये वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू क्लास।